भाई और बहनों, गुड गवर्नेंस सेल की ओर से पिछले 2.5 साल में कम से कम 20 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और उसमें विशेष रूप से सुशासन के दृष्टि से हम किस प्रकार के प्रयास कर सकते हैं और जो अच्छे प्रयोग एक राज्य में हुए वो दूसरे राज्य में किस प्रकार से हो सकते हैं, इसके बारे में हमारे बीच में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो और कम्युनिकेशन हो और तीनों के द्वारा हमारे सुशासन में बढ़ोतरी हो, ये कोशिश की गई। बहुत अच्छे परिणाम भी गुड गवर्नेंस सेल के कारण नहीं, पर हमारे राज्य सरकार भी जिस प्रकार से कार्य कर रहे थे उसके बहुत अच्छे परिणाम हमको समय समय पर मिले। विशेष रूप से एनडीए के शासन कार्यकाल में जो आर्थिक स्थिति थी, जो गुड गवर्नेंस था, जो कानून और व्यवस्था की जो स्थिति थी, उसके कारण पूरे विश्व में हमारे देश की एक प्रतिमा निर्माण हुई और अभी जो भी सर्वे आते हैं उसमें अटल जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की सब लोग तारीफ करते हैं। तो गुड गवर्नेंस क्या है, इसका बहुत अच्छा अनुभव भारत की जनता को एनडीए के शासन कार्यकाल में मिला। एनडीए के शासन कार्यकाल में जो स्थिति थी और यूपीए 1 और यूपीए 2 में जो स्थिति है, इसकी अगर तुलना होती है तो सहज रूप से ये ध्यान में आता है कि एनडीए के शासन कार्यकाल में हमने अलग अलग समस्याओं का किस प्रकार से मुकाबला किया और किस प्रकार से देश के हित में और विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर और किसान के हितों में किस प्रकार की नीतियों का क्रियान्वित किया और जिसके परिणाम कितने अच्छे मिले। आज की स्थिति यही है, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा आपके सामने करने की आवश्यकता नहीं है, पर आज देश के, मैं विश्वास के साथ एकदम मुझे पता नहीं है, पर अगर मैंने कहा तो गलत नहीं होगा कि स्वाधीनता के बाद देश की हालत सभी क्षेत्रों में जितनी आज खस्ता होती हुई दिख रही है, मुझे लगता है ऐसी स्थिति इसके पहले कभी नहीं थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। आज सुबह में अखबार पढ़ रहा था, वो शून्य पढ़ रहा था, तो मुझे भी अब बहुत दिन हुए स्कूल कॉलेज छोड़कर, तो मैं एक शून्य जोड़ रहा था, तो मेरा कम से कम 2-3 मिनट तो उसमें हिसाब लगाने में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कितने शून्य पढ़े भ्रष्टाचार। ये आंकड़े सुनकर भी हैरानी होती, और ये कोई विपक्ष के नेताओं ने किए हुए आरोप नहीं है। जो भारत सरकार में ही जिनको नियुक्त किया है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो आशंकाएं व्यक्त की है ऑन रिकॉर्ड, उसका वो द्योतक है। मुझे ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और अराजकता, ये तीनों विषयों पर आज सरकार ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। लोग समर्पित हैं और स्वाभाविक रूप से इस सरकार के प्रति असंतोष है और इसके कारण लोग स्वाभाविक रूप से सरकार पर नाराज है। जो अलग अलग प्रकार के सर्वे होते हैं, जो इंडिया टुडे का हुआ है, सब बातों पर लोगों की नाराजगी उससे व्यक्त होती है। और एक बात भी उसमें आई है कि
इस देश को सही आर्थिक नीति के आधार पर इन परिस्थितियों का सामना कौन कर सकता है, महंगाई कौन कम कर सकता है, तो इसके जवाब में जनता की अपेक्षा एनडीए से है, भारतीय जनता पार्टी से है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से इन सब विषयों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करें और हमारे राज्य सरकार में हम जो अच्छा कार्य करेंगे वो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पूंजी के रूप में जनता के सामने जाने के लिए इसका उपयोग होगा। ये जो नीति निर्धारण तथा क्रियान्वयन समूह जो है, इन्होंने आज की ये मीटिंग के पूर्व में पिछले 2 महीने से बहुत तैयारी की है और कौन से विषय आने चाहिए, कौन से विषय उठाने चाहिए, इसकी बारे में उन्होंने बहुत विस्तृत चर्चा भी की और उसके बाद में आज का यह एजेंडा निश्चित हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों की दिशा हमारे पार्टी के विचारानुरूप है, उसमें जो संबंध है उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हम राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास की हमारी कटिबद्धता है और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी हमारे विचारों का आत्मा है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हमने जो स्वीकार की और जिसके हम आग्रह करते हैं और जिसमें हमने काम करके बताया है वो है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। और गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ऐसी चीज है जो हमारे विचारधारा से जुड़ी हुई है। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान जो भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त है, उसको बनाना सुशासन और विकास के द्वारा, ये हमारी कटिबद्धता है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिस पर हम बार बार जोर देते हैं और हमारे सरकार उसके ऊपर अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया हुआ सामाजिक आर्थिक चिंतन जिसको हम अंत्योदय के नाम से कहते हैं, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इन तीनों बातों को लेकर हम आगे जा रहे हैं और हमारी राज्य सरकार भी जहां जहां है वो तीनों बातों को ध्यान में रखकर उसी प्रकार के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे और अच्छा कार्य कैसे कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं कुछ बातों के लिए कल मुझे अच्छी बात ध्यान में आई। ग्रामीण विकास मंत्रियों की कल और हमारे पंचायत से कल दिन भर मीटिंग चली और एक राज्य में इतने अच्छे योजनाएं चल रही थी जो दूसरे राज्यों को पता नहीं, दूसरे राज्यों में अच्छी योजना चल रही थी वो तीसरे राज्यों को पता नहीं। तब उन्होंने काफी आपस में चर्चाएं की और हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसकी भी चर्चा। तो दिन भर के मीटिंग से ग्रामीण विकास के बारे में हम किस प्रकार का काम भविष्य में करें, इसकी एक अच्छी प्रेरणा, अच्छी विजन मंत्रियों को भी मिली। और इस सेल के जो हमारे जो विशेष रूप से कन्वेनर राज्यों से आए थे, उन्होंने कुछ ग्राउंड लेवल के कुछ सुझाव भी उसमें दिए, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कभी कभी जो अच्छी बातें हमारे सरकार ने की है उसका प्रचार नहीं होगा। आज कर्नाटक की सरकार ने 0% इंटरेस्ट से क्रॉप लोन किसानों को देने का निर्णय बहुत पहले जारी किया। मध्य प्रदेश सरकार ने किया। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार 1% से लोन ले रही है। आज किसानों की हालत बहुत खस्ता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र को निगलेक्ट किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में हमारे इस निर्णयों में किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी और एक सरकार ने अगर तय किया तो कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है इसका एक उदाहरण मैं बार बार सब जगह पर दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश का जब मैं नया अध्यक्ष बना तो मैं सबसे जब बातचीत कर रहा था तो शिवराज जी और अर्थमंत्री उनके आए थे, तब उनको मैंने पूछा कि आपका जीडीपी कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, पर कैपिटा कितना है, जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स से उसकी चर्चा कर रहा था। तब उन्होंने उस समय मुझे कहा कि 2.4% है। जीडीपी भी बहुत कम था, 3.5। मैंने कहा कि शिवराज जी ये बहुत ही आप नाराज न हुए तो मैं आपको कहूँ कि मुझे अगर 100 में से मार्क देने पड़ेंगे तो मैं 15-16 के ऊपर नहीं दे सकता क्योंकि ये पैरामीटर्स में बहुत कम है। तो उनसे चर्चा में उन्होंने कहा कि हम करना चाहते हैं
उनकी भी योजना में मुझे भी सुझाव पूछे। तो मैंने उनको कहा कि आप इरिगेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए ताकि मध्य प्रदेश में जमीन अच्छी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश की स्थिति बदल सकती है। अब ये उन्होंने इरिगेशन को प्राथमिकता दी। जब 2 साल पहले 7 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई की थी, उसके दूसरे साल 11 लाख हेक्टेयर है। और आज जब उन्होंने मुझे बताया 22 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेशन में आई और उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ग्रोथ रेट 17.80 18% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ा। तो मुझे लगा कि शायद इनको कोई गलती हुई है। तो मैंने सहज कहा कि नहीं 18% नहीं होगा, थोड़ा आप कंफर्म करो क्या है, क्योंकि मुझे कोई इस पर एकदम विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने फिर बात की और मुझे बताया कि मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि ये 18% तक पहुंचा है। अब ये हाईएस्ट इन द कंट्री हुआ है, तो मेरी जानकारी से। और मध्य प्रदेश में स्वाभाविक रूप से ये इतना रेट पहुंचा है जिसकी इमेज बीमारू राज्य जैसे कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी अनुकूलता है। और मध्य प्रदेश का उल्लेख बीमारू राज्यों में होता था और प्रयास करने के बाद इतना बड़ा एक बड़ी प्रगति कृषि क्षेत्र में हो सकती है। तो देश का एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट जो 3.5 और 4% के बीच में है, वो क्यों नहीं 10% लोग जा सकता है। मुझे लगता है ये इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार ने अगर सही नीति अपनाई तो निश्चित रूप से हम ये परिणाम दे सकते हैं। मैं गुजरात में गरीब मेला के रूप में गया था और वहां एक जिले में 40,000, 50,000, 60,000 जो दलित है, पीड़ित है, शोषित है, असहाय है, ऐसे लोगों को कोई ना कोई योजनाओं में मदद करने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स के ऐसे एक जगह रहती जो एक ही दिन सबको उसको फायदा मिला। योजना मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने शिवराज जी को भी कहा, उन्होंने अंत्योदय मिला इसी प्रकार से किए, उत्तराखंड में निशंक जी कुछ समय किए थे। और ये जो इंडिविजुअल बेनिफिट पॉलिटिक्स है, जो राजनीतिक विस्तार के लिए भी हमारे लिए उपयोग का, दूसरी ओर जो समाज का सबसे गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसके कल्याण के लिए जो हम बात करते हैं उसके अनुरूप ही था। मुझे लगता है कि ऐसी अनेक योजनाओं के बाद हमारी राज्य सरकार ने अच्छा कार्य किया है। छत्तीसगढ़ की सरकार की पीडीएस सिस्टम को ये 0% करप्शन उसमें है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन्होंने जिस प्रकार से सिस्टम को प्लान किया है, वो प्लानिंग कमीशन से लेकर प्रधानमंत्री तक सबने इसका गौरव किया है। इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हमारे हिमाचल की सरकार ने अनेक नए नए उपक्रम करके और एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्त हिमाचल कैसा रहेगा, इसकी इतनी अच्छी योजनाएं की। मुझे जो मैं बीच में गया था कि देश में जो अलग अलग मीडिया की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से जो अवार्ड मिलते हैं, तो 65 अवार्ड इस बार सरकार को मिले हैं। मैं मोटे तौर पर यह कह सकता हूँ कि इस देश में गुड गवर्नेंस के जो प्रमाण निश्चित हुए हैं, उसके आधार पर अगर अच्छा कार्य जिन सरकारों ने किया है उसमें 75% to 80% अवार्ड अगर किसी मुख्यमंत्री को और सरकार को मिले, तो मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि ये एनडीए शासित राज्यों को मिले हैं। और इसलिए हमारी दिशा सही है, देश के विकास की सही दिशा है और विकास हमारी प्रायोरिटी है। और उसमें भी जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, महिला है, युवा है, आदिवासी है, जो समाज में पिछड़े तबके में जिनका हम लोग समझते कि ये पिछड़े तबके में सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड ऐसे लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो हमारे प्रयास है गुड गवर्नेंस के द्वारा, डेवलपमेंट की हमारी योजनाओं के द्वारा, उसका बहुत अच्छा मूल्यांकन हमने सेल की ओर से करने की कोशिश की है। ये यशवंत जी ने बहुत से बातें बताई है। हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक कृषि समस्या है उसकी चर्चा आप सब लोग करने वाले हैं। और
मैं ये मानता हूँ कि मैं उन सब विषयों पर जाना नहीं चाहता। मैं आग्रह से आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड विद आवर आइडियोलॉजी। ये हमारे विचारधारा के साथ जुड़ा है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, ये इसका विकास हमारी प्राथमिकता है। और कुछ दिन पहले डॉक्टर शेषगिरी राव, जो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, विचारों के अच्छे विचारक हैं, उन्होंने मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी का एक बहुत पुराना भाषण कर दिया और उन्होंने मुझे कहा कि ये जो नक्सलाइट मूवमेंट इस क्षेत्र से शुरू हुई है, उस यूनिवर्सिटी में लोग ज्यादा नहीं रहेंगे, 2-3 हजार लोग रहेंगे, पर वहाँ आप आइए। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो गांव, गरीब, मजदूर, किसान के विकास के लिए सुशासन के द्वारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है, इसको दीनदयाल जी ने अपने भाषण में वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, इस बात को जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, इसको आप लोगों के सामने रखिए। हमारे बारे में परसेप्शन ऐसा है कि विशेष रूप से गरीबों के बारे में जो हमारा आर्थिक चिंतन है, उसके लिए हमारी पार्टी में जितनी प्राथमिकता मिलनी चाहिए हम नहीं देते। इस प्रकार का कुछ परसेप्शन लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोगों ने कुछ लोगों के मन में खड़ा करने की कोशिश की और इसलिए मैं उस यूनिवर्सिटी में भी जा रहा हूँ जहाँ से नक्सलाइट मूवमेंट को काफी वैचारिक बल मिला और वहाँ के लोगों से चर्चा करके ये जो हमारा इकोनॉमिक एजेंडा है, वो किस प्रकार से हम देश के भविष्य को, देश के तकदीर को बदलना चाहते हैं, किस प्रकार से गरीबी के अगेंस्ट, वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, इकोनॉमिक पॉलिसीज का उपयोग करके गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात करके हम स्थिति को कैसे बदलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार, भय, भूख, आतंक से मुक्त देश कैसे बनाना चाहते हैं और उस दृष्टि से एग्रीकल्चर में हम क्या करना चाहते हैं, इंडस्ट्री में हम क्या करना चाहते हैं, हमारे एजुकेशन में हम क्या करना चाहते हैं। हमने कम से कम 58 विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से विचार करके कोशिश कर रहे, जिनका प्रकाश जी है, सुरेंद्र कुलकर्णी जी बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं और इतना सब डॉक्यूमेंटेशन करना और एक विजन डॉक्यूमेंट 2025 करके तैयार करना और उसके लिए सबकी अनुमति लेना, सबके साथ चर्चा करना कठिन काम है और बहुत अच्छे तरीके से हमने ये काम की शुरुआत की है। मैं आपसे अपील करूंगा कि जिस प्रकार से रामो मांगी के नाम से जो हमारी वैचारिक प्रबोधनी मुंबई में चलती है, उन्होंने प्रबोधन, प्रशिक्षण, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन क्षेत्रों में अच्छा कार्य किया है और इसलिए मैंने हमारे अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री जी को और कहा कि हमारे जो शीर्षस्थ नेताओं के नाम पर रिसर्च, डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे आइडियोलॉजी के अनुसार अगर होती है तो उसका बहुत उपयोग होगा। कुछ एक्सपर्ट्स हमने इकट्ठा किए हैं, 250 लोगों के नाम है, माइनिंग के एक्सपर्ट, पावर के एक्सपर्ट, पावर में भी करेंगे तो अल्टरनेटिव एनर्जी है, तो सौर ऊर्जा है, हाइड्रो पावर है, अलग अलग इतनी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इतने बड़े प्रमाण पर परिवर्तन हो रहा है कि हमको अपडेट होना पड़ेगा और उसके साथ हमारे कार्यक्रम और योजना उसके अनुसार बनानी होगी और इसके लिए चिंतन करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए हमको हमारे विचारों के अनुरूप इस प्रकार की संगठन का उपयोग भी करना होगा। गुड गवर्नेंस सेल ने बहुत अच्छे काम किए हैं और इसमें से एक बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी अपने राज्यों में अच्छे काम किए हैं। मैं उन सब कामों को अगर गिनाऊंगा तो बहुत समय जाएगा, तो जो अच्छा किया है उसके लिए तो हमको समाधान है ही, और इसके बाद में और अच्छा करने की दृष्टि से और विशेष रूप से समाज में जो दुर्बल घटक है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर है 42 करोड़, आज उनकी हालत बहुत खराब है। महंगाई 18% तक इन्फ्लेशन का रेट पहुंचा है, 58,000 करोड़ का अनाज सड़ गया, इस साल 85,000 करोड़ का सड़ जाएगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद सरकार को कहा कि नहीं, बिल में बांटना है कि नहीं बांटना है, हम तय करेंगे, हम नहीं बांटेंगे, सड़ता है तो सड़ जाएगा। स्टोरिंग कैपेसिटी हमारे पास आज नहीं है अनाज रखने के लिए गाँव में, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज नहीं है। राष्ट्रीय महामार्ग जो एक दिन में 20 किलोमीटर तक टारगेट तक अटल जी के समय पहुंचे थे, तो 2 किलोमीटर तक आया है।
पावर सेक्टर में हमने जो ग्रोथ करनी थी वो केवल उसकी टोटल ग्रोथ की 4.4% हम कर पाए हैं। पावर सेक्टर में इंपोर्टेड कोल पर आने के कारण आज कोल अवेलेबल नहीं है। मेरा पूरा अनुमान है कि आने वाले 6 महीने में 1,40,000 करोड़ का कम से कम एमपी उससे ज्यादा पावर सेक्टर में आएगा। स्टील इंडस्ट्री 30% कैपेसिटी पर चल रही है। यहाँ तक हमारी पेट्रोल और क्रूड के बारे में 4,70,000 करोड़ का इंपोर्ट है। दुर्भाग्य है कि गोल्ड का इंपोर्ट 2,40,000 करोड़ का है। मैंने इंक्वायरी की कि हमारे देश में 23 गोल्ड माइंस है। कुछ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट के कारण लगी हुई है, कुछ जगह पर अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है इसलिए उत्पादन नहीं होता, और इसलिए हम 2,40,000 करोड़ का गोल्ड आयात करते हैं। पेट्रोल डीजल की हालत हुई है। मेरा रुचि का विषय है। मैंने अभी गाड़ी खरीदी की और इतना पीछे पड़ा, आज भी रिजेक्ट हुआ। आखिर हमने तय किया कि मैं प्राइवेट पेट्रोलियम कंपनी से एमओयू करके 400 पेट्रोल पंप चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जिसमें 5 रुपए सस्ता पेट्रोल दे सकते हैं, उससे पोल्यूशन कम होगा और वो भी बढ़ रहा है। ये दो चीजों के कारण डॉलर जो है वो रुपए की तुलना में बढ़ते रहा है। अगर हम अल्टरनेटिव फ्यूल पर काम करें और गोल्ड इंपोर्ट अगर कम करें, तो मुझे हमारे एक एक्सपर्ट ने कहा इसमें थोड़ा भी हम 30% भी बचत करें तो रुपए जो है 40 रुपए तक आ सकता है। और आखिर में एक बात मैं कहूंगा कि सरकार चलाने के लिए 5 बातों की जरूरत है। नेतृत्व चाहिए, नेतृत्व की विश्वसनीयता चाहिए, विकास की दृष्टि चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है समाज और देश के साथ कटिबद्धता चाहिए। इन 5 बातों के आधार पर यूपीए सरकार पूरी तरह से विफल हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा है। अराजकता का उदाहरण आपने कल देखा देश में। सरकार कुछ नहीं करती। आसाम की स्थिति यही है। अडवाणी जी जाकर आया, उन्होंने सही बात कही कि ये समस्या हिंदुओं मुस्लिमों से बीच में कम्युनल समस्या नहीं है, ये पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और उसके अगेंस्ट विदेशी नागरिक ऐसे हैं, बाहर के देश के नागरिक दूसरे हैं, और हमारी सरकार उनको प्रोटेक्ट करने में अहमियत न मान रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स में तो अराजकता, भ्रष्टाचार, महंगाई, इन्होंने हमारे सभी क्षेत्रों के लिए बहुत कठिनाइयां पैदा की है। और कल जो पार्लियामेंट में आए 2 रिपोर्ट, 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद और 2 बातें रही। मुझे लगता है पार्लियामेंट में हमारे लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से उठाया, असम के भी विषय को अच्छी तरह से उठाया, देश में अच्छा मैसेज गया है। इन सब स्थितियों में हमारे लिए एक नैसर्गिक रूप से अच्छी अनुकूलता मिली हुई है। मैं बार बार ये बात कभी कभी कहता हूँ, इसका रिपीटेशन हो रहा है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems। मुझे लगता है ये जब समस्या है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए सुसंधि के रूप में आई है। और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में देश को इस परिस्थिति से बाहर निकालने की ताकत, इस समस्याओं का इकोनॉमिक सॉल्यूशन गुड गवर्नेंस के द्वारा देश की भविष्य, देश की तकदीर को बदलने की क्षमता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, तो उसका सॉल्यूशन, उसका ऑप्शन, उसका जवाब केवल भारतीय जनता पार्टी है। और हम इस बात को बदल सकते हैं। 2 चीजों के आधार पर हम ये विश्वास के साथ लोगों को कह सकते हैं कि हमारे एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड और हमारे राज्य सरकार ने आज की विषम परिस्थिति में किया हुआ अच्छा काम, इन 2 बातों के ट्रैक रिकॉर्ड पर हम देश की जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि वी एंड ओनली वी आर द ऑप्शंस, और हम इस देश की तकदीर को, देश के भविष्य को बदल सकते हैं और भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं आखिर में आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो दलित पीड़ित शोषित है, किसान है, मजदूर है, युवा है, आदिवासी है, दलित है, इन सब के कल्याण की और अनेक योजनाएं, इसको प्राथमिकता देकर हमारी इकोनॉमिक सही पॉलिसी जो है, सही प्रोग्राम से उसका उपयोग करके हमारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है जो अभी भी अच्छे हैं उससे और अच्छे करके आज की इस विषम परिस्थिति में इस देश को
एक दिशा देने के काम में आप सब लोग आगे आकर काम करें और जो राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास की हमारी कटिबद्धता है उस संकल्पना को इस गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का उपयोग करके हमारे राज्य के चित्र को बदल ही रहे हैं और अच्छे तरीके से इस कार्य को और एक अच्छी गति मिले उसको एक्सेलरेट करें। इसी के लिए आज की ये कॉन्फ्रेंस हुई है। आप सब इसमें चर्चा भी करेंगे, महत्वपूर्ण विषय जो उसकी चर्चा भी करेंगे। इसके साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने हमारी फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद हमारी सरकार के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है उसकी भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए समय राज्यों को पैकेज दिया जाता है, सीबीआई का उपयोग करके कुछ पार्टियों को धमकाया जाता है, जुडिशियरी का मिसयूज किया जाता है और एक तरफ हमारे सरकारों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इन सब बातों के बारे में भी हम सजग होकर लोगों में जाकर हमारी बात को भी कहें और इस सरकार को पर दबाव भी तैयार करें। इन सब बातों का विचार हमारे इस कॉन्फ्रेंस में होगा और इससे हमारे देश के राजनीति को एक अच्छी दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यशवंत जी ने बहुत समय उनके सहयोगी ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिए और ये बहुत कठिन था इसका एजेंडा तय करना और यशवंत जी ने अनेक बार मेरे से भी चर्चा की है। हमारा कोई अभिनिवेश नहीं है कि हम जो कह रहे वही सब सही है। इसमें आप सब लोगों से भी सुझाव लेकर और चिंतन आप सबका हमारा सबका मिलकर फिर उस चिंतन से एक दिशा हम निश्चित करके आगे जाएंगे और वो दिशा केवल भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा नहीं देगी। तो आज की इस वर्तमान आर्थिक स्थिति में जो पूरी तरह से अस्वस्थता भारतीय जनता भारत के लोगों के मन में है उसको दूर करके हमारे देश को भी एक अच्छी दिशा निश्चित रूप से देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप जरूर इन सब विषयों में इंटरेस्ट लीजिए और जो गुड गवर्नेंस सेल हमारा है उसके बारे में आपके तरफ से भी कोई सुझाव आते हैं तो जरूर हमारे तरफ दीजिए, उसका हम जरूर उपयोग करेंगे और निश्चित रूप से एनडीए शासित राज्यों में हम लोग सुझाव को इम्प्लीमेंट करने के बारे में उनको भी जरूर सुझाव देंगे। इससे एक बार आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।